हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे अपना चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो उसमें बाकी सारे पार्ट अपन ने कर लिए थे। आज अपन इसके लास्ट पार्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एम्पियर का नियम, ठीक है। अब एम्पियर का नियम काम कहाँ आएगा, क्या यूज है इसका, कैसे यूज करेंगे और है क्या, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे। अपने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ा था। बायो-सावर्ट का नियम क्या करता है, जैसे मान लो किसी तार में या किसी चालक में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो उसके अराउंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसके मान को क्या करता है, वो बताता है, ठीक है। वहाँ अपन को ये नहीं मतलब कि धारा सममित है या असममित। सममित का मतलब एक समान रूप से बंटी हुई है चालक तार पे, या असमान रूप से बंटी हुई है, ठीक है। तो जहाँ धारा सममित होगी, जहाँ सिमेट्रिक होगा, ठीक है, वहाँ एक दूसरा नियम जिसको अपन बोलते हैं एम्पियर का नियम, इसको भी अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जहाँ धारा सममित, धारा क्या हो, सममित, सममित हो, एक समान रूप से बंटी हुई हो, वहाँ इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, होता क्या है उसके लिए इसका पहले अपन मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेसन आई। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, यहीं से इसकी परिभाषा बोलेंगे। अब म्यू नॉट है, इट मीन्स निर्वात में, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि निर्वात या हवा में किसी बंद पथ, किसी बंद पथ के लिए, किसी बंद पथ के लिए इसको क्या बोलते हैं अपन, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। डी एल का मतलब रेखीय के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, ठीक है। तो इधर वाला पार्ट हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन को अपन परिसंचरण भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको अपन क्या बोलते हैं, परिसंचरण भी बोलते हैं। अगर परिसंचरण लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अपन क्या बोलेंगे कि एम्पियर के, यहाँ जो लिख रहा हूँ वो कथन लिख रहा हूँ मैं, कथन क्या है, एम्पियर के नियम के अनुसार निर्वात या हवा में किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके बराबर है, वो देखो। अब निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता, ये तो म्यू नॉट हो गया, और उस पथ में उपस्थित, उस पथ में उपस्थित धाराओं के बीजगणितीय योग के, धाराओं के बीजगणितीय योग के, यहाँ म्यू नॉट हो गया, ये क्या हो गया, धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, के गुणनफल, के बराबर होता है, के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका कथन। एक बार दोबारा सुन लो कि निर्वात या हवा में स्थित किसी भी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिसको अपन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, का रेखीय समाकलन, या इसको परिसंचरण भी बोलते हैं। निर्वात की चुंबकशीलता, म्यू नॉट को अपन निर्वात की चुंबकशीलता बोलते हैं, और उस पथ में उपस्थित धाराओं के बीजगणितीय योग, यहाँ क्या हो गया, समेसन आई का मतलब उस पथ में उपस्थित धाराओं का बीजगणितीय योग
के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये क्या होगी, निर्वात की चुंबकशीलता। ये क्या हो गया, उस पथ में उपस्थित जो अपने पास धाराएं हैं उन सब का बीजगणितीय योग, दोनों का क्या कर दो, गुणनफल कर देते हैं अपन। दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और यही अगर माध्यम के लिए लिखा जाए, माध्यम के लिए लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ये तो ऐसा कैसा इक्वल्स टू यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू एम। ये क्या होगी, माध्यम की चुंबकशीलता समेसन आई, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू एम म्यू नॉट म्यू आर वो समेसन आई, ठीक है। ये हो जाता है किसके लिए, माध्यम के लिए, ठीक है। अब इससे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो पहली चीज़, जहाँ भी अपन एम्पियर का नियम लगाएंगे वहाँ एक बंद पथ चाहिए। बंद पथ की हमेशा अपन कल्पना करते हैं, जैसे गाउस के नियम में अपन कल्पना करते थे पृष्ठ की, वहाँ तो पृष्ठ होता था, यहाँ क्या होगा, बंद पथ होगा, उसकी कल्पना करेंगे। यहाँ जो बंद पथ की अपन कल्पना करेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्पीरियन उसको क्या बोलेंगे अपन, एम्पीरियन पथ, ठीक है। जो बंद पथ की अपन कल्पना करते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन, एम्पीरियन पथ। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी अपन बीजगणितीय योग करेंगे तो बीजगणितीय योग करेंगे तो जैसे अपन ने 6 चैप्टर में किरचॉफ के नियम पढ़े थे, वहाँ धारा प्लस होगी, यहाँ आई को अपन पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, उसका कैसे पता लगेगा। तो उसका पता करने के लिए अपन को जो पथ है उसकी दिशा होती है हमेशा निश्चित। जैसे मान लो यहाँ मेरे पास ऐसे कुछ तार है, यहाँ मैंने ये पथ बना लिया, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ मैंने क्या बना लिया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन क्या करेंगे, दाएं हाथ पे अंगूठे का नियम जो लगाते थे, ठीक है, कि उंगलियों को घुमाएंगे, अंगूठा जिस दिशा में होगा वैसे ही यहाँ करना है कि अपनी जो फिंगर कर्ल्स हैं, कर्ल्स ऑफ फिंगर है, उंगलियों का जो घुमाव है उसको क्या करेंगे अपन, पथ की दिशा के अनुदिश घुमाएंगे। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो अपन ऐसे घुमाएंगे इसको, एंटी क्लॉकवाइज। इस जैसे ये सारे तार हैं, यहाँ तो एक ही है, अपने पास पथ है वो कैसे, ऐसे, तो अपन हाथ की उंगलियों को इस प्रकार घुमाएंगे। अगर यही क्लॉकवाइज होता तो इस प्रकार घूमता वो, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि जब भी बीजगणितीय योग करेंगे तो अपन को 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। यदि उंगलियों को अपन क्या करें, पथ की दिशा में घुमाएं तो वो धाराएं जो अंगूठे की दिशा में हो, मतलब यहाँ देखें अपन, जैसे यहाँ मैंने इसको I1 दे दिया, इसको I3 और ये क्या है I2, तो वो धाराएं जो अंगूठे की दिशा में हो, मतलब वो धाराएं जो ऊपर की तरफ हो। सिंपल सा बोलूँ तो एंटी क्लॉकवाइज हो तो ऊपर है वो तो प्लस है, नीचे है तो माइनस है। तो वो धाराएं जो अंगूठे की ओर हों वो तो पॉजिटिव होती हैं, और जो अंगूठे की ओर नहीं होती वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ समेसन आई करें अपन, यहाँ समेसन आई क्या होगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 ये होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ बनाऊँगा अपने पास 1 2 ऐसे, ये मान लो I1 है, I2 I3, तो यहाँ समेसन I क्या होगा, I1 प्लस का होगा I2 और माइनस I3, ये दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। एक चीज़ और मान लो कि यहाँ धारा होती है ऐसे, ये मान लो क्या है I4, तो जब भी एम्पियर का नियम लगाएंगे बंद पथ जो है अपने पास उसके बाहर जो धारा होगी वो समेसन I में इंक्लूड नहीं होगी, सम्मिलित नहीं होगी। अगर पथ से बाहर है तो अपने बोला कि पथ के अंदर जितनी भी धाराएं होंगी उन सब क्या क्या होना चाहिए, बीजगणितीय योग होना चाहिए। तो जो पथ के बाहर धाराएं वो इसमें अपन काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जब भी अपन क्या करें, अपन को ध्यान में रखना है कि जो एम्पीरियन पथ अपन बनाएंगे, एम्पीरियन पथ की जब अपन कल्पना करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ b का मान, एम्पीरियन पथ जो है उस पर b का मान एक समान होना चाहिए, b का मान एक समान हो,
ये हो गई पहली चीज़ कि बी का मान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़ में अपने पास यहाँ अपन लिखते हैं कि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, या इसको अपन ओपन करेंगे तो बी डी एल अपन क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो जब भी अपन एम्पीयर का नियम लगाएंगे तो अपन को ध्यान में रखना है कि बी वेक्टर और डी एल वेक्टर इन दोनों के मध्य कोण सेकंड में या तो थीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, या तीसरी चीज़ थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कि बी वेक्टर एम्पीरियन पथ को जब अपन एम्पीरियन पथ की अपन जब कल्पना करते हैं तो एम्पीरियन पथ के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, एम्पीरियन पथ जब भी अपन बनाएंगे तो उसके लिए जो अपने पास एम्पीरियन पथ है उसके सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। दूसरी चीज़, बी वेक्टर और जो डी एल वेक्टर है, बी वेक्टर और डी एल वेक्टर, उनके लिए जो कोण है दोनों के मध्य का कोण या तो 0 या क्या हो 90 होगा, तो वहाँ ये क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर कोस 90 का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा। अगर 0 है तो वहाँ बी डी एल आ जाता है, ठीक है। तो ये था अपने पास एम्पीयर का नियम। इसमें एक छोटी सी चीज़ और ध्यान रखनी है। छोटी सी चीज़ क्या ध्यान रखनी है वो भी सुने। अपने पास एक होता है चुंबकन क्षेत्र, एक तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, एक होता है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र का मतलब होता है कि जैसे मान लो अपने पास ये मेरे पास क्या है, लोहे की छड़ है, इसको मेरे को चुंबकित करना है। चुंबकित करने का मतलब है कि इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न कराने हैं। तो चुंबकीय गुण उत्पन्न कराने के लिए मैं इसको किसी बाह्य क्षेत्र में रखूँगा, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। तो वो जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है इसके लिए क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और ये वैसे अपन 8 चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र में एक संबंध होता है, बी इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट एच, ठीक है। जहाँ बी ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों को बोलने में ध्यान में रखना है, चुंबकीय क्षेत्र, एच क्या है, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र अपन पढ़ चुके हैं। चुंबकन क्षेत्र का मतलब है कि किसी भी लोहे चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय गुण उसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न करने के लिए एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। उस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र बोलते हैं। तो अगर चुंबकन क्षेत्र की फॉर्म में अपन ये लिखें तो अपन बी की जगह क्या लिख सकते हैं, अपने पास नियम क्या है, नियम तो यही है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट समेसन आई, ठीक है। बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच वेक्टर डी एल वेक्टर म्यू नॉट समेसन आई। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं फिर, इंटीग्रेशन एच वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल्स टू समेसन आई। ये जो फॉर्मूला है वो किसके रूप में आया है, अपने पास चुंबकन क्षेत्र के रूप में आया है, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, बी के लिए नहीं एच के लिए, दोनों के लिए नाम ध्यान में रखने, सिंबल। वैसे 8 चैप्टर में अपन इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो ये था अपने पास अभी तक एम्पीयर का नियम। अभी इसके अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। एम्पीयर का नियम, एम्पीयर का नियम जहाँ धारा सम्मित रूप से एक समान रूप से क्या होती है, वितरित होती है, वहाँ एम्पीयर का नियम का यूज करके अपन चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ, ठीक है, हवा या निर्वात में उपस्थित, या माध्यम में बोलो तो वहाँ म्यू एम लिख देना। फिर एक बार अपन हवा या निर्वात की बात कर लेते हैं। तो हवा या निर्वात के लिए किसी बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जिसको चुंबकीय क्षेत्र का परिसंचरण भी बोलते हैं, का रेखीय समाकलन, उस बंद पथ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन अपने पास निर्वात की चुंबकशीलता तथा उस पथ में उपस्थित धाराओं के बीजगणितीय योग के गुणनफल के बराबर होती है। इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब बात करेंगे अपन इससे संबंधित एप्लीकेशंस की, ठीक है। और पहली एप्लीकेशन है अपने पास अनंत लंबाई का तार लेंगे, उसके लिए अपन आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। उसमें साफ साफ लिखा होगा एम्पीयर के नियम से।
अनंत लंबाई के तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई के तार के लिए अपन चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्ट के नियम में भी निकाल के आए थे। वहाँ फॉर्मूला क्या था अपने पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 डी, जो अपन ने कई बार न्यूमेरिकल्स में भी यूज किए हैं। उसी फॉर्मूले को अपन डेराइव करेंगे किसकी सहायता से, एम्पियर के नियम की सहायता से। अब एम्पियर के नियम की सहायता से ज्ञात करना है तो अपन इसमें क्या बनाएंगे, एक एम्पीरियन पथ भी बनाएंगे। तो देखते हैं अपन इसको। तो देखो, मान लो अपने पास एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार है, ठीक है, जिसमें आई करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इससे आर दूरी पर कहीं भी पॉइंट है, मान लो यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस होगी, आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, वहाँ पे अपन को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। बट यूज किसका करना है, एम्पियर के नियम का, ठीक है। एक अनंत लंबाई का तार है, सीधा धारावाही चालक तार है, जिसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर स्थिर बिंदु पी पर अपन को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एम्पियर का नियम लगाना है। एम्पियर का नियम लगाने से पहले अपन को क्या करना है, इसमें एम्पीरियन पथ का निर्माण करना है। अब एम्पीरियन पथ का निर्माण करना है तो वहाँ अपन को तीन चीज़ें मैंने बताई थी कि पहली चीज़ बी का मान सभी बिंदुओं पे एक समान होना चाहिए, दूसरी चीज़ थीटा का मान या तो 0 या क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अपन को पता है अनंत लंबाई का चालक तार है, इसके चारों ओर अगर अपन वृत्त खींचें जिनका केंद्र इस तार के ऊपर स्थित हो, तो उन वृत्त पे, क्योंकि दूरी समान है, अपन फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 डी, जहाँ डी का मान सेम होगा वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बराबर होगा। तो अपन क्या करेंगे, एम्पीरियन पथ के लिए ये जो तार है इसके चारों ओर जितनी दूरी पे वो बिंदु P स्थित है, उसके चारों ओर एक स्मॉल आर त्रिज्या का क्या बना दिया, एक वृत्ताकार पथ बना दिया। अब आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है तो इसके सभी बिंदुओं पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। ये दूरी भी कितनी होगी, आर होगी, जितनी भी दूरियां हैं सारी की सारी क्या होंगी, आर होंगी, ठीक है। इस पे मान लो मैं एक अल्पांश ले लेता हूँ यहाँ पे dl वेक्टर, ठीक है। अब अपन कोण देखेंगे, एक बार यहीं देख लेते हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं आए। तो कोण देख लेंगे, ये जो अपने पास सर्किल है वो कैसे है, इसके चारों ओर ऐसे, ये ऊपर नहीं है, ये चारों ओर इसी प्रकार है। अब अपन को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन निकालें तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं, तो वो ऐसे घूमेगा, मतलब इस वृत्ताकार पथ के, अपन को वैसे ही पता है कि चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्ताकार पथ पे होता है। और जो अल्पांश लेंगे उसकी दिशा भी इसी वृत्त के अनुदिश होगी, और बी वेक्टर की दिशा भी कहाँ होगी, इसी के अनुदिश। डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा, क्योंकि डीएल इसी के वृत्त के ऊपर है तो डीएल तो वृत्त के अनुदिश वैसे ही हो गया। और अपन को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी धारा, वही चालक तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस में होता है, वृत्ताकार पथ पर होता है, ठीक है। तो अपन को कोण भी मिल गया कि कोण कितना हो गया, थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। ये सारा कुछ आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एम्पियर के नियम से इस पे वैल्यू। तो एम्पियर के नियम से तो एम्पियर का नियम क्या कहता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। ओपन कर लेते हैं इसको, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अब इस वृत्ता का एम्पीरियन पथ में धारा देखो, तार एक ही है तो आई, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा पहले ही बता दिया कितना है, 0, और cos 0 का मान कितना होता है अपने पास, 1 होता है, ठीक है। और इसमें ध्यान में रखना है कि थीटा 0 ही होगा। तो बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी तो कहाँ गया बाहर, यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन डी एल म्यू नॉट आई,
अब बी डी एल किस पे, वृत्ताकार पथ पे, इट मीन्स इसका समेशन क्या हो जाएगा 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये मान आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, आर के। तो ग्राफ अगर बी और आर के बीच बनाऊँ, इस साइड बी टेस्ला में, इस साइड आर मीटर में, ग्राफ कैसे आएगा, इस वे में आएगा। ठीक है, तो जब भी अपन क्या करेंगे, मान लो कि किसी चालक के लिए जहाँ धारा सम्मित हो के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो, तो अपन एम्पीरियन पथ लेंगे, उस पर एक अल्पांश लेंगे, एक अल्पांश के लिए मान निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। फॉर्मूला वही है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये है इसकी पहली एप्लीकेशन। इसके बाद जो एप्लीकेशंस बची उनकी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।